नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंदाकिनी क्लासेस भिलवाड़ा की ओर से आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं अम्ल क्षार और लवण का। कल हमने सूचक के बारे में पढ़ाई की थी। सूचक जिनके माध्यम से हम किसी पदार्थ में अम्ल है या क्षार है इसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। सूचक को हमने 3 भागों में बांटा था, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पढ़ाई करते हैं ताकि हमारी पढ़ाई को हम गति प्रदान कर सकें। तो कल हम पढ़ रहे थे सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम सूचक के बारे में पढ़ रहे थे। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं जिनमें से हमने नाम दिया था। पहले कौन से सूचक आते हैं? प्राकृतिक सूचक आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स आते हैं जिनके जो कहां से प्राप्त होते हैं? हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरे आते हैं कृत्रिम सूचक जिन्हें हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, जिन्हें फैक्ट्रियों में केमिकल्स के माध्यम से बनाया जाता है। कहने का मतलब ये रासायनिक पदार्थ होते हैं कृत्रिम सूचक। और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था गंधीय सूचक। हमने इनके एग्जाम्पल तो पढ़ लिए थे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास कम समय की हो और कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट मिले। तो प्राकृतिक सूचक हमें जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, इसके अंदर हमने पहला पढ़ा था लिटमस पत्र। आपको याद होगा लिटमस पत्र जो है एक प्राकृतिक सूचक है। इसका जो नेचुरल रस होता है, इसका जो अपन रस निकालते हैं, उस रस का कलर बैंगनी कलर का होता है। इसे लीचेन पादप से प्राप्त किया जाता है। यह प्रयोगशाला में 2 प्रकार के पेपर बना के काम में लिए जाते हैं, एक नीला लिटमस पत्र और एक लाल लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र अम्ल की उपस्थिति में लाल लिटमस पत्र में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि नीला लिटमस पत्र कितने प्रकार के बनाए गए थे प्रयोगशाला में? एक तो नीला लिटमस पत्र बनाया गया था और एक लाल लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। नीला अगर किस में बदल जाए, लाल में बदल जाए, तो ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? ये अम्ल की उपस्थिति, मतलब एसिड को शो करता है। वहीं अगर मैं बोलूं कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो रहा है ब्लू लिटमस पेपर में, तो इसका मतलब है ये किसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है? ये बेस की प्रेजेंस को शो कर रहा है। उसके बाद अपन ने लाल पत्ता गोभी के बारे में बात की थी। लाल पत्ता गोभी भी क्या होती है? एक प्राकृतिक सूचक है। इसका रस भी बैंगनी कलर का होता है और इसके लिए अपन ने बताया था कि ये भी अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति को दर्शा सकती है। यह अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में लाल कलर की हो जाती है और क्षार की उपस्थिति में, बेस की प्रेजेंट में, ये किस कलर का हो जाता है? हरे कलर का हो जाता है। इसके अलावा अपन ने एक तीसरा प्राकृतिक सूचक पढ़ा था जिसका नाम है हल्दी। हल्दी हमने बोला था कि हल्दी केवल क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में किस कलर की हो जाती है? लाल कलर की हो जाती है। किसकी उपस्थिति में? बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक कितने प्रकार के होते हैं? जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप, अगर मैंने कोई चीज पढ़ा दी है या कल मैं जिसको पढ़ा चुका होता हूँ उसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा और साथ साथ मन में बोलने की कोशिश करिएगा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो जो चीजें आपने मुझसे पढ़ रखी है उनको बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और हमें कम मेहनत में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कृत्रिम सूचक कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के बताए थे। एक तो मैंने बताया था फिनोफ्थेलिन एक तो फिनोल्फथेलिन बताया था और एक मेथिल ऑरेंज बताया था। एक तो मैंने आपको कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक में फिनोफ्थेलिन बताया था और एक मैंने आपको मेथिल ऑरेंज बताया था। फिनोफ्थेलिन जो होता है वो, अगर ये रंगहीन होता है, फिनोफ्थेलिन जो होता है ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। फिनोफ्थेलिन कृत्रिम सूचक है, रासायनिक पदार्थ है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाने के लिए या जांचने के लिए। तो फिनोफ्थेलिन एक लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और ये
केवल किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? यह केवल क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। यह केवल किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? क्षार की उपस्थिति को। अगर किसी पदार्थ में क्षार उपस्थित है या कोई क्षारीय पदार्थ है तो ऐसी स्थिति में फिनोप्थेलिन अपना कलर बदल लेगा और कलर बदलकर किस कलर का हो जाएगा? फिनोप्थेलिन अपना कलर बदलकर गुलाबी कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है। बात को याद रखना, हम कृत्रिम सूचक पढ़ रहे हैं। कृत्रिम सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक फिनोप्थेलिन है और एक मेथिल ऑरेंज है। फिनोप्थेलिन का उपयोग केवल क्षार की उपस्थिति को जानने के लिए किया जाता है। फिनोप्थेलिन जो लिक्विड है या रासायनिक पदार्थ है, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, एकदम पानी के जैसा दिखाई देता है। जब अगर अपन इसमें अम्ल डालेंगे, फिनोप्थेलिन के अंदर अगर हम अम्ल की बूंदे डालते हैं या अम्ल वाले विलयन के अंदर अपन फिनोप्थेलिन की बूंदे डालते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका कलर परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन अगर मैं किसी पदार्थ में क्षार उपस्थित है या किसी क्षारीय पदार्थ के अंदर फिनोप्थेलिन की कुछ बूंदे डालता हूं तो मैं पाता हूं या मैं देख पाता हूं कि वो जो कलर है वो किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, मतलब गुलाबी कलर का। जैसे ही गुलाबी कलर होता है इसका मतलब वह पदार्थ कैसा पदार्थ है? एक क्षारीय पदार्थ है। ठीक उसी प्रकार से अपन मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं। जिस प्रकार का इसका नाम है उसी प्रकार से इसका कलर होता है। यह आपको कौन से कलर में दिखाई देगा? यह आपको ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर में दिखाई देगा। मेथिल ऑरेंज जो है ये दोनों ही लिक्विड आपको लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में मिल जाएंगे, फिनोप्थेलिन भी और मेथिल ऑरेंज भी। फिनोप्थेलिन जो होता है वो कलरलेस होता है, जबकि मेथिल ऑरेंज जो होता है वो इसके नाम में ही आ रहा है कि यह ऑरेंज कलर का होता है। यह अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए काम में ले सकते हैं। मतलब मेथिल ऑरेंज का उपयोग अपन दोनों को जांचने के लिए काम में ले सकते हैं। अगर आप किसी अम्लीय पदार्थ में मेथिल ऑरेंज को मिलाते हैं, यदि आप किसी अम्लीय पदार्थ में मेथिल ऑरेंज को, एसिडिक सब्सटेंस के अंदर मेथिल ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो यह अपना ऑरेंज कलर बदलकर किस कलर में बदल जाता है? यह लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। और यदि अपन क्षार के अंदर मेथिल ऑरेंज मिलाते हैं तो यह किस कलर में परिवर्तित हो जाता है? पीले कलर में परिवर्तित हो जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको कल की क्लास में, हमारी पिछली क्लास में जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं और ज्यादा नए विद्यार्थियों तक आप ये वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि मेरा सिंपल माध्यम है, मैं फास्ट तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करा सकता हूं, आपको सोर्स प्रोवाइड कर सकता हूं कि आप लोग इस माध्यम से आप बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। मैं यहाँ पर आपसे कोई फालतू की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ आपसे कोई फालतू की कॉमेडी नहीं करूंगा। जितने भी मेरे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बड़े मजे ले लेके पढ़ाता हूँ, बढ़िया कॉमेडी करके पढ़ाता हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मैं समझ सकता हूँ कि वही बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं जो ऑफलाइन नहीं आ सकते, या जो मेरे से पर्सनली आकर ऑफलाइन यहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते, जो मुझसे दूर बैठे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं आप तक अपनी भाषा को पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। कल हमने प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा था, जिसको मैंने आज वापस रिवाइज भी किया है। ठीक उसी प्रकार से आज हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनको कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। संश्लेषित सूचक हमारे पास दो ही हैं, एक फिनोप्थेलिन होता है, एक मेथिल ऑरेंज होता है। फिनोप्थेलिन क्या होता है? फिनोप्थेलिन एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। अगर आप फिनोप्थेलिन का उपयोग किसी अम्लीय पदार्थ की जानकारी निकालने के लिए कर रहे हो तो आप फिनोप्थेलिन से उसकी जानकारी नहीं निकाल सकते। फिनोप्थेलिन केवल बेस के टेस्ट के लिए, यानी कि क्षार के परीक्षण के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। अगर कोई क्षारीय पदार्थ है और या किसी पदार्थ में क्षार उपस्थित है या नहीं है, इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप फिनोप्थेलिन का यूज कर सकते हो। फिनोप्थेलिन खुद कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, लेकिन जब फिनोप्थेलिन को किसी क्षारीय पदार्थ में डालते हैं तो यह गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा आपके मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। मेथिल ऑरेंज कलर का एक केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। इसका उपयोग हम अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। यदि किसी पदार्थ में अम्लीय पदार्थ उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, जब अपन मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो वह अपना कलर बदलकर लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगा। यदि किसी क्षारीय पदार्थ के अंदर अगर अपन मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो वह अपना कलर परिवर्तित करके
पीले कलर में परिवर्तित, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारे कृत्रिम सूचक के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं शायद स्पीड से बोल रहा हूँ, मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक नॉलेज पहुंचे। मैं चाहूँ तो आराम से आपको बढ़िया धीमी गति से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे समय के साथ साथ आपका समय भी महत्वपूर्ण है। मैं शायद हो सकता है बहुत तीव्र गति से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर कोई चीज आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर अपने जो डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके किसी मेरे भाई के या बहन के डाउट रह जाते हैं तो मैं, अगर वो भीलवाड़ा से है तो उसके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में पधारे और यहाँ पर अपने डाउट को अच्छे तरीके से निवारण कर पाए, एकदम निःशुल्क, इसका से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि जितने भी भीलवाड़ा के अंदर जो विद्यार्थी मेरे से कांटेक्ट में हैं, या फिर आप लोग जो कि अभी शुरुआती हमारे चैनल की शुरुआत हुई है, इस समय भीलवाड़ा के अंदर ही मेरे लगभग सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को, इस YouTube वीडियो को, इसके लिंक को हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। हम चाहेंगे कि हमारे भीलवाड़ा की एक कोचिंग जो अगर बेहतर पढ़ा रही है तो उसकी आवाज पूरे भीलवाड़ा जिले में, पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में पहुंचे। आगे चलते हैं। इसके अलावा अपन ने गंधीय सूचक की बात की थी। गंधीय सूचक के अपन ने एग्जाम्पल लिखे थे। गंधीय सूचक के केवल मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा, जिसमें से है एक तो ओनियन, एक तो क्या है आपका प्याज है, प्याज है, प्याज एक गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। एक आपका वनीला है, वनीला भी गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। और एक आपके लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ये तीनों गंधीय सूचक में आते हैं। ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना गंध बदल कर या अपनी गंध नहीं बदल कर या अपनी गंध को तेज करके अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक के बारे में बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया होगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि या तो मिलान करने के ऊपर आपसे पूछ ले जाएंगे कि कौन सा एसिड किससे मिलता है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दिए जाएंगे कि कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम बताइए। तो मैं आपको कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में बता रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप इसको पढ़कर याद करके आज ही रख लें। कल के लिए कोई चीज नहीं छोड़नी, क्योंकि कल कभी किसी के जीवन में आता ही नहीं है। अगर आप आज किसी चीज को ये सोच कर रख लेंगे कि मैं कल इस चीज को पूरा कर लूंगा या कल इस चीज को मैं पूरी कर लूंगी, तो मेरा ये मानना है कि किसी के भी जीवन में कल तो आया ही नहीं है। मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि हम किसी भी चीज को कल पे नहीं डाल सकते। अगर आपके पास आज समय है तो आप उसका उपयोग कीजिए और कल वाली चीज को आज कीजिए। जैसे कि हमारे कहावतों में भी लिखा गया है, काल करे सो आज कर। तो हमारे को कोई भी चीज कल के ऊपर नहीं छोड़नी है और जितना हो सके उतना आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अभी आपके जो कर्म हैं वो केवल पढ़ाई का कर्म है। आपको अभी कोई कमाने नहीं जाना, आपको अभी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। मैं चाहूंगा कि जैसे कि गीता में लिखा हुआ है कि आपका सबसे बड़ा काम है आपको कर्म करना है, और हर व्यक्ति का हर उम्र में कर्म अलग होता है। अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं और आपका सबसे बड़ा कर्म है केवल अध्ययन करना, और आपको बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ, बहुत ज्यादा लगन के साथ केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है, मेरा क्या, सभी हमारे सनातन धर्म के व्यक्तियों का ये मानना होगा कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसको फल तो मिलता ही है। जो जितना कर्म करेगा उसे उतना फल मिलेगा। मैं स्पिरिचुअल की दुनिया में नहीं जाऊंगा, अध्यात्म की दुनिया में नहीं जाऊंगा। हम वापस से हमारे अध्याय पर आते हैं। हम कुछ प्राकृतिक अम्लों, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम में बहुत बार प्राकृतिक अम्लों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में बताना है। जैसे कि आपको दे रखा है सिरका,
सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरके के अंदर आपके होता है एसिटिक एसिड। सिरके के अंदर आपके एसिटिक एसिड होता है। अगर आपको पूछ ले नींबू में कौन सा एसिड होता है या नींबू के रस में कौन सा एसिड होता है, तो आपको लिखना है सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नींबू का ही भाई है, नींबू की ही बहन है संतरा, ऑरेंज, इसी की फैमिली से है, तो इसके अंदर भी कौन सा एसिड होता है? आपके सिट्रिक एसिड होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इमली, इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? इमली भी खट्टे फैमिली से है, ये भी खट्टी लगती है, तो इमली के अंदर कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। अगर आप टमाटर की बात करें, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है? टमाटर भी एक खट्टा खाने का पदार्थ है, इसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर आपसे पूछे चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो आपको लिखना है मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। अगर आपसे पूछ ले नेटल प्लांट के, नेटल पादप के, नेटल पौधे के, नेटल पादप के कांटे में कौन सा एसिड होता है? स्टिंग में, कांटे में कौन सा अम्ल होता है? तब भी आपको आंसर देना है मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अगर आपको पूछ ले यूरिन, मूत्र के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो आपको लिखना है यूरिक एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल होता है। आपके आरबीएससी बोर्ड में इससे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं और हर बार का रहा है, प्रतिवर्ष का रहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन या तो आपसे हाफ ईयरली में पूछ लिए जाएंगे या ईयरली में पूछ लिए जाएंगे। इनको हम ऑर्गेनिक एसिड के रूप में जानते हैं, प्राकृतिक अम्लों के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये सब प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि आप प्रतिदिन एक टारगेट बना लें कि कम से कम इतना तो याद करना ही है। और मुझे तो खुशी होगी कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कम पढ़ा पा रहा हूँ ऑनलाइन होने की वजह से, तो आपको जितना पढ़ा पा रहा हूँ वो चीज आपको रोज याद होनी चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ना लें, आप जब मैं लिखाता रहता हूँ तो आप इसको लिखते रहा करो। और ऑफलाइन के भी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद ऑफलाइन क्लासेस में इतना कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको शायद ऑफलाइन से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक बार आप भी हो सके जितना इस वीडियो को देखा कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि वैसे तो उससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए वो बहुत पेचीदा से सवाल हो जाते हैं। तो एक साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। क्या फर्क है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में? प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? सोचो अगर मेरे पास कोई अम्लीय पदार्थ है, कोई एसिडिक सब्सटेंस है, मेरे पास दो अम्लीय पदार्थ हैं, मेरे पास दो अम्लीय पदार्थ हैं अलग अलग। अगर मैं उन्हें किसी जलीय विलयन के अंदर डालता हूँ, किसी पानी के अंदर डालता हूँ या किसी जलीय विलयन के अंदर उनको डालता हूँ, डिप करता हूँ, दोनों ही अम्ल को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो मैं देखता हूँ कि एक अम्ल
ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, मतलब ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन का क्या करता है, त्याग करता है। और वहीं मैं देखता हूं कि एक दूसरे प्रकार का अम्ल है जो जलीय विलयन में कम संख्या में, लेस नंबर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, जलीय विलयन। मैंने दो प्रकार के अम्लों का यहाँ जिक्र किया है। एक अम्लीय पदार्थ ऐसा है जो जलीय विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन त्याग करता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा अम्लीय पदार्थ जो है वो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। जो जलीय विलयन में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं ऐसे पदार्थ प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या इसकी परिभाषा आप लिख सके तो लिखना, वह अम्ल जो जलीय विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से वह अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार है। यदि मेरे पास कोई क्षारीय पदार्थ है, यदि मेरे पास कोई दो क्षारीय पदार्थ है और मैं उन्हें किसी जलीय विलयन के अंदर डालता हूं, तो मैं देख पाता हूं कि एक क्षारीय पदार्थ तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन त्याग रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक क्षार कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन का उत्सर्जन कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एक तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है एक क्षार की बहुत ज्यादा है और एक क्षार की बहुत कम है, तो वह क्षार जो जलीय विलयन में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। वहीं वह क्षार जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा। अगर मैं लिखूंगा तो मुझे वीडियो को कट करना होता है, अपलोड करना होता है। हमारे पास माध्यम की कमी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो माध्यम है उसी माध्यम के अंदर हम आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस दिन माध्यम सुधरेंगे हम लंबी क्लासें, लाइव क्लासें लेंगे। फिलहाल वो माध्यम सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दबा के सब्सक्राइब करें, ठोक के सब्सक्राइब करें। अगर आप कहीं शादी में जा रहे हो और आपके मिलने वाले के यहाँ जा रहे हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका पहला काम होना चाहिए कि उनका YouTube खोलो, मंदाकिनी क्लासेस सर्च करो और सब्सक्राइब करो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में या तो लाइक का सिंबल दे, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, गालियां ना लिखे, बाकी जो चीज अच्छी लगती है वो आप साझा करें अपने कमेंट में। अपना जो मन के आपके थॉट है मेरे प्रति, जो विचार है वो मेरे साथ साझा करें। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में हमने पढ़ा। प्रबल अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं और दुर्बल अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। ठीक उसी प्रकार से वह पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, दुर्बल क्षार बोलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम पढ़ेंगे तनु अम्ल और सांद्र अम्ल में क्या फर्क है, या अपन इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे कि सांद्र अम्ल किन्हें कहते हैं, सांद्र अम्ल किन्हें कहते हैं और तनु अम्ल किन्हें कहते हैं। डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में बात करेंगे अपन, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में बात करेंगे। सांद्र अम्ल किन्हें कहते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि एक गिलास लीजिए, देखते हैं डायग्राम अच्छा बन जाए तो। एक ग्लास लीजिए और इसमें प्योर मात्रा में नींबू का रस मिलाइए। नींबू का रस है इसमें प्योर मात्रा में, नींबू पानी, नींबू का रस, समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक है जिसमें नींबू का रस है जैसे कि 5 ग्राम या 10 ml,
10 ml नींबू का रस है। एक दूसरा गिलास लीजिए और उसके अंदर भी 10 ml नींबू का रस मिलाइए। उसके अंदर भी क्या मिलाइए? 10 ml नींबू का रस मिलाइए। नींबू का रस मिलाइए, 10 ml नींबू का रस मिलाइए। लेकिन दूसरा जो गिलास है उसकी एक ये खासियत है कि इसके अंदर आपने क्या मिला रखा है? पानी भी मिला रखा है। इसके अंदर आपने पानी मिक्स कर रखा है, तो जाहिर सी बात है पूरा 10 ml इस पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। किसके अंदर मिक्स हो जाएगा? इस पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपको कि इन दोनों को आप टेस्ट कीजिए तो आपको कौन सा वाला ज्यादा खट्टा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको ए वाला ज्यादा खट्टा लगेगा बी वाले की अपेक्षा। ये प्योर फॉर्म में, इसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल कम है या नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं जहां नींबू के रस का जो मान है, जो मात्रा है वो बराबर ही है, लेकिन फिर भी आपको ये कम खट्टा लगेगा। या यूं बोलूं तो इसकी एसिडिक पावर कम है जबकि ए वाले की एसिडिक पावर ज्यादा है। अर्थात वह अम्ल जिसके अंदर जल की मात्रा कम होती है या नहीं होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल बोलते हैं। तनु अम्ल जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सांद्र अम्ल वह अम्ल जिनके अंदर जल की मात्रा कम होती है उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड या ऐसे अम्ल जिनके अंदर जल की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अपन तनु अम्ल बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। क्या हम किसी सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर क्या मिलाइए? पानी मिलाइए। जैसे आप धीरे धीरे सांद्र अम्ल के अंदर पानी मिलाएंगे वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डाइल्यूट होता जाएगा। और पहली बात, अम्ल के अंदर कभी भी पानी नहीं मिलाते। अगर आपने एसिड के अंदर डायरेक्ट पानी मिला दिया, पता चले उछट के आपके मुंह पे आ गया, आपको हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए पानी के अंदर एसिड को धीरे धीरे करके डालते हैं, जिससे क्या होता है? जो अम्ल होता है वो तनुकृत हो जाता है, मतलब डाइल्यूट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी यह क्लास अच्छी रही होगी। मैं चाहता बहुत हूं कि एक ही क्लास के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाऊं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, पूरा कैमरे का सेटअप नहीं है, मुझे बार बार डिस्टर्ब होना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, और मेरा आधा समय एडिटिंग में इनमें चला जाता है। बाकी तो मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी ही ऐसी समस्या से बाहर निकलेंगे, और जब हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे आपको और बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका सहयोग चाहिए और एक सब्सक्राइबर चाहिए। धन्यवाद।